हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर बॉटनी का थर्ड सेमेस्टर है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर ट्रांसपिरेशन का पार्ट 1 आज हम अपलोड कर रहे हैं और पार्ट 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ये प्लांट की किन पार्ट्स के अंदर होता है, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा और ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड जितने भी बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज के माध्यम से या 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम पेपर में, उन सभी को हम पार्ट 1 के अंदर क्लियर करेंगे। इसके बाद मैकेनिज्म आता है ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म, वो सब हम पार्ट 1 पार्ट 2 बना करके कवर करेंगे। यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर एक तो हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो भी हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसको पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 बना करके। जब तक वो पूरा कंसेप्ट क्लियर ना हो तब तक हम उसके बाद सेकंड टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले ये टॉपिक पूरा क्लियर होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपिरेशन और इसका नोट्स मेरे पास अवेलेबल है। मैं टेलीग्राम पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सबसे पहले आपको सिंपली टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसके बाद आप सर्च करेंगे बायो बुक टैग के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप उसे सर्च करेंगे उसके बाद जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है वो आपके सामने आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे या नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक ज्वाइन का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, तो आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो वहां पर मैं नोट्स या पीडीएफ जो भी होता है मैं वहीं पर अपलोड करता हूं। तो आप टेलीग्राम से इस ट्रांसपिरेशन के नोट्स वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इसको रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हेडिंग डाल लीजिए ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन का पार्ट 1 है और पार्ट 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ट्रांसपिरेशन प्लांट के लिए क्यों ज़रूरी है, ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट के अंदर क्या हार्मफुल एक्टिविटीज़ होती हैं और क्या हेल्पफुल एक्टिविटीज़ होती हैं। यानी कि ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं उसको हम कवर करेंगे। दोस्तों ट्रांसपिरेशन को हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे क्योंकि आपने इसको 10th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, बीएससी में इसको थोड़ा हम डीपली पढ़ते हैं। डीपली पढ़ने का मतलब है कि ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स या कुछ टॉपिक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम पार्ट 1 के अंदर डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, तो अभी इसमें हम और भी कई सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे पार्ट 2 बनाकर, पार्ट 3 बना करके, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसका। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड इवापोरेशन। ये आपको पता होना चाहिए, एक तो होता है इवापोरेशन, एक होता है ट्रांसपिरेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपिरेशन कितने टाइप्स का होता है। और यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, क्योंकि बीएससी के एग्जामिनेशन पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में एक बार पूछा गया था, 7.5 नंबर या 10 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है या फिर पूछा भी गया था कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म बताने के लिए आपको स्टोमेटा की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। तो हम स्ट्रक्चर जो स्टोमेटा होती है उसकी स्ट्रक्चर को भी स्टडी करेंगे, साथ में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन लीफ के अंदर स्टोमेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होता है। देखिए जो स्टोमेटा होता है एक सिंपली अगर हम सिर्फ एक यहाँ पर डिस्कस करें हैं तो इसको हम बोलेंगे सिंगुलर के लिए इसका होता है स्टोमा। ये जो हम स्टोमेटा वर्ड यूज करते हैं ये प्लूरल के लिए, यानी बहुत सारे अगर हैं तब हम इसको कहते हैं स्टोमेटा, करेक्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा कितने टाइप्स के होते हैं, डेली पेरियोडिसिटी ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट का हम डेली पेरियोडिसिटी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का जो मैकेनिज्म है, जो क्रियाविधि है, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद और भी कई सारे टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड, ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा है इससे रिलेटेड कई सारी थ्योरीज हैं जो कि एग्जाम पेपर में पूछी जाती हैं, जिसको हम कवर करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है व्हाट इज एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम पार्ट्स बना करके इसको वीडियो के माध्यम से इसको हम पढ़ेंगे। तो पहले पार्ट में हमारा क्या टॉपिक है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर बेसिक इंट्रोडक्शन को मैं स्टार्ट करूँ तो सिंपल मैं आपको कहना चाहूँगा जैसे एक प्लांट होता है और प्लांट में एक होता है रूट पार्ट, एक होता है शूट पार्ट। शूट जो होता है वो जो एरियल पार्ट है जो कि एक्सपोज कंडीशन में है, ठीक है, और जो रूट पार्ट है वो अंडरग्राउंड होता है, यानी कि सिंपली अगर मैं कहूँ तो वो सोइल के अंदर, मिट्टी के अंदर होता है रूट। और रूट का फंक्शन क्या होता है, ये वाटर को यानी सोइल के अंदर जो मिट्टी के अंदर जो वाटर होता है उसको ये एब्जॉर्ब करता है और वाटर के साथ साथ ये मिनरल सोल्ट को भी कंटिन्यूली अब्जॉर्ब करता है। तो अब ये जो वाटर है दोस्तों ये लगभग कंटिन्यूली अब्जॉर्ब होता जा रहा है, तो ये जा कहाँ रहा है हमें ये समझना है। ये सारा जो वाटर जो डेली यहाँ पर ये जो
जो वाटर यहाँ पर जो रूट होता है, रूट के अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं जैसे कि जाइलम। अब ये जो जाइलम है इसकी हेल्प से जो है ये वाटर एब्जॉर्ब किया जा रहा है प्लांट। अब ये सारा वाटर जा कहाँ रहा है, तो 95% जो वाटर है वो ट्रांसपायर्ड हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ट्रांसपायर्ड, यानी कि वो लॉस हो रहा है। अब वो कैसे लॉस हो रहा है ये चीज़ हमें देखना है। दूसरा पॉइंट, 5% रिटेन हो रहा है। और ये 5% किस लिए रिटेन हो रहा है प्लांट के अंदर, ताकि जितनी भी प्लांट के अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो सब हो जाएं। ठीक है, जितनी भी उसकी फिजियोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाए, उसके लिए लगभग 5% वाटर वो रिटेन रखता है। बाकी 95% जो वाटर है वो ट्रांसपायर्ड हो रहा है। अब ये क्यों ज़रूरी है, और यहाँ पर कई सारे 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार एग्जाम पेपर में पूछा जाता है कि ट्रांसपिरेशन जो होता है वो प्लांट के लिए एक नेसेसरी इविल है, वो क्यों है, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कंसेप्ट भी आपका इसी वीडियो के अंदर क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक डेफिनेशन, सिंपल सी एक डेफिनेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, यानी कि पानी की ज़्यादा मात्रा, मोर देन नीड। जैसे किसी प्लांट ने ज़रूरत से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है अपने रूट की हेल्प से, तो उसको क्या करेगा, वो लॉस करेगा। सो द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, यानी ज़्यादा मात्रा में जो वाटर है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। और ये जो वाटर निकल रहा है ये डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि जैसे ट्यूबवेल में की तरह ये निकल रहा है, निकलते जा रहा है, ये वेपर के फॉर्म में निकल रहा है। ठीक है, सो लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द वेरियस एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के जो एरियल पार्ट है, एक तो मैंने आपको कहा अंडरग्राउंड पार्ट है जो कि रूट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर या जो आप देख रहे हैं स्टेम, लीफ, फ्रूट या फिर फ्लावर्स, ये सब क्या है, एरियल पार्ट है जो कि एक्सपोज कंडीशन में है। तो इनसे जो ट्रांसपिरेशन होता है, इनसे जो है ये वेपर के फॉर्म में पानी निकल जाता है, तो उसी को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और ये आपने 10th और 12th में भी पढ़ा हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। तो एक चीज़ हमने क्या देखा, जो मेन पॉइंट है, 95% जो वाटर होता है या 98% जो वाटर होता है वो ट्रांसपायर्ड हो जाता है। बाकी 2 या 5% जो है वो प्लांट जो होता है वो उसको रिटेन, यानी कि बचाए रखता है, ठीक, ताकि उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाए। तो उसके बाद ट्रांसपिरेशन के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि ट्रांसपिरेशन जो होता है ये एक आवश्यक बुराई है। क्यों है, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि अगर पौधे ट्रांसपिरेशन करते रहते हैं तो पानी की मात्रा जो वो खत्म हो जाती है। एक तो ये होता है कि भाई जहाँ पर वो सोइल में, जहाँ से वो पानी को अब्जॉर्ब कर रहा है, हो सकता है उस सोइल में वाटर खत्म हो जाए तो प्लांट की डेथ हो जाएगी, या ज़्यादा वाटर को लॉस कर दिया प्लांट ने तो उस समय भी प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर डेथ का भी मामला आ रहा है, इसलिए ये आवश्यक बुराई है। और ज़रूरी क्यों है, ताकि टेम्परेचर भी बैलेंस हो जाएगा। एक तो ये होता है कि जैसे अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर आइए पढ़ते हैं डिफ्यूज़न ऑफ मिनरल सॉल्ट। पहला तो पानी के साथ साथ हमें मिनरल सॉल्ट भी मिल रहा है। जैसे एक बार अगर आप पानी मिल जाए, हो सकता है कि प्लांट को और भी मिनरल सॉल्ट की ज़रूरत हो, तो यहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यूली अगर पानी आता रहेगा तो साथ साथ में मिनरल सॉल्ट्स भी आते रहेंगे, तो वो प्लांट के लिए ज़रूरी है। दूसरा, टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर से पौधे जो होते हैं वो झुलस जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा गर्मी में, अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो पौधे पूरी तरीके से झुलस जाते हैं, और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, अपने गमलों में, पॉट्स के अंदर आप पानी डालते हैं, जिससे दोबारा से वो हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। तो अगर ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा तो इससे क्या होगा, जो प्लांट की लीफ है या स्टेम है ये सब झुलस जाती हैं। ठीक है, तो प्लांट की जो लीफ होती हैं वो सनलाइट, हीट एनर्जी, सूरज की जो रोशनी होती है या जो सनलाइट होती है उससे इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी कंज्यूम करती हैं, अब्जॉर्ब कर लेती हैं, आप सिंपली कहें कि वो 36 डिग्री सेल्सियस प्रति मिनट इंक्रीज़ कर सकती हैं टेम्परेचर। मतलब इतना टेम्परेचर वो इंक्रीज़ कर सकती हैं। लेकिन अब ये जो टेम्परेचर है कैसे बैलेंस हो रहा है, क्योंकि सूरज तो निकलेगा ही, तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है ये बैलेंस हो रहा है। जो अब यहाँ पर लीफ के अंदर जो मेसोफिल सेल्स होती हैं वो वाटर के जो होती है वो उसको वेपर में कन्वर्ट करती हैं। क्योंकि वेपर में जैसे कोई वाटर है, यानी कि जैसे पानी है, उसको उबालोगे तो धीरे धीरे वो भाप बनकर निकलना, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यानी कि उसको हीट की ज़रूरत हुई। तो वहाँ पर वही हीट, ये जो मेसोफिल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ये इस वाटर को वेपर बनाने में यूज़ कर लेती हैं। और साथ में इस तरह से क्या होता है कि पूरा जो टेम्परेचर है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, और वो वेपर जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ये हार्मफुल भी है और हेल्पफुल भी है। ठीक है, और साथ साथ प्लांट के अंदर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, यानी कि जो पौधों के लिए हानिकारक होते हैं, ऐसे सब्सटेंस भी बन जाते हैं, तो वो भी उसी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। और एक ज़्यादा मात्रा में जो पानी ले लिया है वो भी बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर ये हेल्पफुल भी है और
हार्मफुल भी है। तो ये इसलिए इसको कहा जाता है नेसेसरी इविलनेस। सो ट्रांसपिरेशन इज अनअवॉइडेबल नेसेसरी इविल इन प्लांट। यहाँ पर एल लिख देना, ये मिस्टेक हो गया है, एन लिखा गया है। तो इविल इन प्लांट। एक साइंटिस्ट है बर्न्स, इनके अकॉर्डिंग जो है, यहाँ पर नेम याद कर लेना, साइंटिस्ट का बर्न्स है, इन्होंने ही कहा था कि ये प्लांट के लिए नेसेसरी इविलनेस है, यानी कि प्लांट के लिए। अब आता है टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन कितने टाइप्स का होता है। अब ये जो ट्रांसपिरेशन है इसको आप प्रैक्टिकली भी पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, आइए इसके लिए एक प्रैक्टिकल करते हैं। ये है दोस्तों, ये जो प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं, डेमोंस्ट्रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को आप डेमोंस्ट्रेट करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि ट्रांसपिरेशन होता है या नहीं होता है, या फिर ऐसे ही सब कॉन्सेप्ट बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले एक गमला लीजिए, एक पॉट लीजिए, उसको एक बेलजार से ढक दीजिए। ठीक है, शीशे का बना हुआ ये बेलजार है, और नीचे जो प्लेट आपको दिखाई दे रही है ये भी शीशे से बनी हुई है। आप यहाँ पर इसको ढकने के बाद यहाँ पर ग्लिसरीन लगा दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, एक इस गमले में पानी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर सपोज यहाँ पर पानी भरा हुआ है। अब इसको आप ले जा करके सनलाइट, जैसे सूरज की रोशनी इसको मिलती रहनी चाहिए इस गमले को। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसपिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन जैसे अब लगभग 1 या 2 घंटे बाद आपको दिखाई पड़ेगा, ये जो बेलजार आपको दिखाई देगा, शीशे का बना बेलजार, इसमें ऊपर की तरफ, इसके ऊपरी सरफेस पर आपको वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई पड़ेंगी। तो यही इससे आप पता लगा सकते हैं यहाँ पर हुआ क्या बेसिकली, कि ट्रांसपिरेशन इनके लीफ के थ्रू जो है वो ट्रांसपिरेशन हुआ। अब उसको जगह नहीं मिली, तो वो वाटर का जो ड्रॉपलेट है वहाँ पर इस लीफ, इसके सरफेस पर आकर के चिपक गया। तो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स आई, ये कैसे आई, ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू आई। ठीक है, तो इस तरह से आप डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं कि पौधों में ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है। तो ट्रांसपिरेशन बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, और ये किस पर बेस है, मतलब कि 3 टाइप्स हमने कह तो दिया, लेकिन ये किस बेस पर ये 3 टाइप्स का है, कि वो जो प्लांट के किस पार्ट से हो रहा है, इस बेस पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर सबसे पहला है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। हमें पता है कि प्लांट के जो एरियल पार्ट है उसमें लीफ को देखो तो वहाँ पर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। कई सारे ऐसे प्लांट हैं जहाँ पर नहीं होता है, लेकिन बेसिकली क्यूटिकल जो प्रेजेंट है, स्टेम, लीफ जो, तो वहाँ पर अगर उसके थ्रू अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है क्यूटिकल के थ्रू, तो उसको कहा जाता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और क्यूटिकल से लगभग 5 से 10% ट्रांसपिरेशन होता है। प्लांट के जितने भी एरियल पार्ट्स हैं, जैसे कि स्टेम, लीफ, इन पर क्या होता है, क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं। कई सारे ऐसे प्लांट हैं जिन पर नहीं भी प्रेजेंट है, बट जिनमें प्रेजेंट है उसमें उसके थ्रू जो है ट्रांसपिरेशन होता है। तो इस तरह का ट्रांसपिरेशन कहलाता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। उसके बाद आता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अब कई सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी स्टेम्स में, जैसे ओल्ड प्लांट होते हैं या फिर बार्क ऑफ ट्री, उसमें क्या होगा, लेंटिसेल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। ये जो लेंटिसेल्स होती हैं इनका लूज एग्रीगेशन, ढीली ढाली ऐसी पड़ी रहती हैं। तो उनके थ्रू अगर ट्रांसपिरेशन होता है तो उसको हम कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। नंबर 3 आता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। लगभग आपने देखा यहाँ पर लगभग ये जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है लगभग 5 से 10% होता है। ठीक है, और 100 में से। और ये जो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन है, लेंटिसेल से लगभग आप समझ लीजिए कि 1% से भी कम, लगभग 1% या 1% से लेस देन 1% ट्रांसपिरेशन होता है। सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटा से। और स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लीफ के सरफेस पर। ठीक है, स्टेम के सरफेस पर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बहुत कम। सबसे ज़्यादा लीफ के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, और उन स्टोमेटा के हेल्प से जो है होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन यानी 95% या 90% ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है, लीफ के सरफेस से। ठीक है, सो लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीफ, या समटाइम्स क्या होता है कि स्टोमेटा जो होते हैं वो स्टेम पर भी पाए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होगा। तो अभी तक हमने देखा टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने कवर किया। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। दोस्तों, जैसे ये जो आपको लीफ दिखाई दे रही है, इसमें कई सारे स्टोमेटा प्रेजेंट है, जिसमें एक सिंगल स्टोमेटा हमने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। अब ये जो स्टोमेटा है इसकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए कि इसके चारों तरफ जो होती हैं ये सब्सिडरी सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, इसको हम एपिथेलियल सेल भी बोलते हैं, और ये इसको हम या सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रही है किडनी शेप, ये डाइकोट और मोनोकोट में अलग होती है। मोनोकोट में आपको डंबल शेप में दिखाई देगी गार्ड सेल्स। ये जो है ये जो आपको किडनी शेप में दिखाई दे रही है फिलहाल अभी, इसको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। ठीक है, ये गार्ड सेल्स कहलाती हैं। और ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये है स्टोमेटल पोर, ये छिद्र होता है। ठीक है, अब ये जो गार्ड सेल्स होती हैं ये मोनोकोट प्लांट के अंदर डंबल शेप में होती हैं, डाइकोट में आपको किडनी शेप में दिखाई देगी, बीन शेप में दिखाई देंगी। तो इस तरह से ये जो है, अब इसमें क्या होता है, इसमें इसी के अंदर हम मैकेनिज्म देखते हैं।
स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का अगर आप मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको गार्ड सेल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे ये बंद होता है, कैसे ये ओपन या क्लोज होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो गार्ड सेल्स होता है इसका जो आउटर वाल है वो थिन होता है यानी पतला होता है, और जो इनर वाल है यहाँ पर जो जिसको मैंने ब्लू कलर में शो किया हुआ है वो एकदम थिक होता है यानी कि मोटा होता है। ठीक है, तो इनर वाल थिक है, आउटर वाल थिन है गार्ड सेल्स का। अब इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, गार्ड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, वैक्यूल भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, और भी कई सारे पिगमेंट्स होते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? गैस का एक्सचेंज करना, CO2 को लेना और या O2 को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को बाहर निकालना। ठीक है, प्लांट जनरली क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। हमारा काम क्या होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज के लिए बना हुआ है स्टोमेटा, लेकिन इससे क्या हो जाता है? ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी हो जाता है, जो कि उसके लिए हार्मफुल भी है और हेल्पफुल भी है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब आप यहाँ पर थियोरेटिकली जो भी मैं लिखवाता रहूँगा वो आप नोट भी करते रहेंगे। बाकी मैं इसका जो स्क्रीनशॉट है वो डायरेक्टली आपको टेलीग्राम पर जो हमने चैनल बनाया हुआ है वहाँ पर मैं इसका स्क्रीनशॉट फोटोकॉपी वहीं पर सेंड कर दूंगा, आप इसको फटाफट नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स, ट्रांसपिरेशन के बेसिक पॉइंट्स को समझने के बाद अब आपको नोट्स भी बनाना है, क्योंकि मैंने कहा एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप नोट्स भी बनाकर चलेंगे। सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिए डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन। ये क्वेश्चन 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार रिपीट हुआ है BSc के एग्जाम पेपर में। तो देखिए ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन में क्या बेसिक डिफ्रेंसिएशन है। कम से कम आपको 4 डिफ्रेंसिएशन, कम से कम 4 अंतर तो आपको लिखने होंगे। तो वो चारों अंतर यहाँ पर आप याद करेंगे। पहला पॉइंट है बायोलॉजिकल फिनोमिनन। ये जो ट्रांसपिरेशन है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन जो किसी प्लांट के, क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरह से ये प्लांट की लीफ के सरफेस पर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वहाँ से वाटर का लॉस होता है। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया और ये एक फिजिकल फिनोमिनन हो गया, मतलब कहीं पर भी पानी पड़ा हुआ है और धीरे धीरे वो इवेपोरेट होकर के सूख जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये क्या हो गया? एक सिंपल कोई प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस हो जाएगा और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। नंबर सेकंड, कंट्रोल बाय गार्ड सेल्स। हमने देखा ये जो ट्रांसपिरेशन होता है ये स्टोमेटा में, जो स्टोमेटा की स्ट्रक्चर में आपने देखा जो गार्ड सेल्स होती हैं उसके थ्रू ये कंट्रोल होता है। ठीक है, ये हम मैकेनिज्म में देखेंगे। लेकिन इवापोरेशन के लिए इसको कौन सी गार्ड सेल्स यहाँ पर रोकती है? सपोज आपकी छत पर बारिश का पानी पड़ा हुआ है, अब वो धीरे धीरे इवापोरेट होकर के आपको पानी सारा खत्म हो जाएगा, तो उसे कौन सी गार्ड सेल्स मेंटेन कर रही हैं? तो यहाँ पर इवापोरेशन को कोई भी गार्ड सेल मेंटेन नहीं करती। नंबर थर्ड पॉइंट है थ्रू सरफेस ऑफ लीफ। ये किसके थ्रू होता है? लीफ के सरफेस के थ्रू या फिर स्टेम पर भी होता है। तो मतलब यहाँ पर आपको किसी भी तरह का लीफ का सरफेस होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी सरफेस हो जहाँ पर पानी पड़ा हुआ है वो इवेपोरेट हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, डिफ्यूज़ हो जाएगा। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट है प्लांट टेम्परेचर ऑफ मेंटेन। ये क्या करता है? ट्रांसपिरेशन क्या करता है? ये प्लांट का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। लेकिन इवेपोरेशन इसका कोई भी लेना देना है प्लांट टेम्परेचर से? प्लांट के टेम्परेचर से इवेपोरेशन का क्या लेना देना है? ये तो डायरेक्टली कहीं पर मैंने आपको कहा कि इवेपोरेशन बस यही है कि कहीं पर पानी पड़ा हुआ है वो धीरे धीरे जो है हीट, जैसे जैसे उसको हीट मिलेगी वो धीरे धीरे इवेपोरेट होकर के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, मतलब पानी वहाँ से खत्म। तो ये है इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन में डिफरेंस। अब आता है काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये तो मैं आपको ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन में बता ही चुका हूँ, अब आपको सिर्फ नोट्स बनाकर लिखना है। ये जो टाइप्स है ट्रांसपिरेशन के, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस थ्रू ऑल द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट के सभी एरियल पार्ट से होता है, बट थ्रू लीव्स इट इज मैक्सिमम। हमने देखा कि पत्तियों के द्वारा लीफ के थ्रू ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, मैक्सिमम होता है। एंड ट्रांसपिरेशन में भी फॉलोइंग टाइप। फॉर नंबर फर्स्ट है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द क्यूटिकल ऑफ वेरियस एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट या फिर पार्ट्स इज कॉल्ड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। हमने कहा प्लांट का जो एरियल पार्ट्स है, चाहे वो लीफ है, स्टेम है, जहाँ पर क्यूटिकल प्रेजेंट है और क्यूटिकल के थ्रू जो है ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। द वाटर वेपर रीच टू द क्यूटिकल। वाटर के जो वेपर्स होते हैं वो क्यूटिकल तक पहुँचते हैं, किसके थ्रू? थ्रू द इंटरनल टिश्यू ऑफ एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स के जो इंटरनल टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा मेसोफिल्स के थ्रू। बट डिफ्यूज़न, वहाँ पर डिफ्यूज़न के थ्रू पहुँचते हैं। एंड फ्रॉम क्यूटिकल, अब ये क्यूटिकल से इट डिफ्यूज इन एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाएगा। तो इस तरह से होता है क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। और क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? बेसिकली इसमें 5 से 10% वाटर जो है वो क्यूटिकल के थ्रू ही ट्रांसपायर्ड होता है, करेक्ट। उसके बाद आता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन।
क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन के बाद ये इसमें मैंने आपको सिंपली कहा कि लेंटिसेल के थ्रू होता है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू लेंटिसेल इज कॉल्ड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और इस तरह से टोटल ट्रांसपिरेशन का लगभग 1 to 2% होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है। उसके बाद आता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द स्टोमेटा के थ्रू ऑफ लीफ के जो स्टोमेटा प्रेजेंट है उसके थ्रू अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो उसको कहा जाता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। एंड द मैक्सिमम अमाउंट 80 to 90% एब्जॉर्ब वाटर इज ट्रांसपायर्ड थ्रू द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। यानी कि सिंपल में ये जो परसेंटेज बता रहा है ये इस तरह से है, जैसे सपोज किसी बहुत बड़े प्लांट है कोई और उसने 10 लीटर पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, अपने रूट के थ्रू, अपने जड़ों के द्वारा। अब यहाँ पर 10 में से 9 लीटर पानी सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू हो गया? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के थ्रू हो गया। बस वही परसेंटेज यहाँ पर बताई जा रही है। बाकी जो 1 लीटर पानी है वो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल गया, इवेपोरेट हो गया, या फिर लेंटिकुलर के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह से क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, इसमें कई बार एमसीक्यूज बने हुए हैं कि सबसे ज़्यादा जो रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है। तो इस तरह से एमसीक्यूज बने हुए हैं, इसको आप फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। दोस्तों, अगर एग्जाम पेपर में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा एंड मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, तो ध्यान रखना है स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो डायग्राम बनेगा वो 2 डायग्राम आप बनाएंगे। एक में आपको दिखाएंगे, एक में आप इस तरह से दिखाएंगे ओपन स्टोमेटा, जिसमें जो आपको पोर दिखाई दे रहा है स्टोमेटल पोर वो आपको ओपन दिखाना है, और एक में क्लोज दिखाना है। इस तरह से तब जाकर 2 डायग्राम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या पॉइंट्स नोट करने हैं और क्या क्या लिखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डायग्राम तो रहेगा, डायग्राम के साथ साथ थोड़ा सा आप एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे। द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स की जो एपिडर्मिस होती है, इपी का मतलब जो ऊपर की तरफ, एपिडर्मिस, अगर आप इस वर्ड को स्प्लिट करें तो इपी का मतलब होता है बाहरी, आउटर या ऊपरी वाला भाग, और डर्मिस का मतलब त्वचा, यानी कि ऊपरी त्वचा। तो लीफ की ऊपरी त्वचा पर यानी कि एपिडर्मिस पर क्या होता है? ग्रीन स्टेम, और साथ में ग्रीन स्टेम भी, यानी कि जो हरे वाले तने होते हैं, ग्रीन स्टेम, पोसेस मेनी स्मॉल पोर्स, मतलब कि इनमें कई सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड ग्रीन स्टेम्स पोसेस मेनी स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, और सिंगुलर में इसको स्टोमा कहते हैं। स्टोमेटा आप यूज़ करते हैं बहुत सारे पोर्स के लिए, लेकिन अगर आप सिंगल आप डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे उसे स्टोमा, करेक्ट। तो अब आप नोट करेंगे लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ओपन स्टोमेटा इज अबाउट, लेंथ यानी लंबाई चौड़ाई अगर अब देखा जाए तो लगभग 10 से 10 to 14 माइक्रोन एंड 3 to 10 माइक्रोन रेस्पेक्टिवली सी के आसपास होता है। उसके बाद इच पोर सराउंडेड, ये जो आपको पोर दिखाई दे रहा है यानी छिद्र दिखाई दे रहा है, ये सराउंडेड यानी घिरा रहता है किससे? किडनी शेप्ड गार्ड सेल से। किससे घिरा रहता है? किडनी शेप्ड गार्ड सेल से। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा मैंने वहीं पर स्टार्टिंग में ही बता दिया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए ये तो है बीच में जो आपको पोर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलेंगे स्टोमेटल पोर। ये जो आपको और ये जो स्टोमेटल पोर है, ये जो जिसके साथ सराउंडेड है उसे हम बोलेंगे गार्ड सेल्स, ठीक है। ये जो किडनी शेप में आपको दिखाई दे रहा है ये गार्ड सेल्स है। अच्छा, ये डाइकोट के अंदर किडनी शेप होता है, मोनोकोट के अंदर डंबल शेप में होता है, और इसकी चारों तरफ जो आपको दिखाई दे रही है ये कहलाती हैं सब्सिडरी सेल्स, और सब्सिडरी सेल्स को सराउंड करती हैं एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। अब ये जो गार्ड सेल्स है इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है। और इसके बाद और एक और चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही चीज़ आपको मैकेनिज्म समझाएगी, मैकेनिज्म के अंदर उसका बहुत बड़ा रोल है, वो है वाल। ये जो गार्ड सेल्स की जो वाल होती है, इनर वाल जो होती है वो थिक होती है यानी कि मोटी होती है, और जो आउटर वाल होती है वो थिन होती है यानी कि पतली होती है। तो इसमें 2 वाल हैं, एक इनर वाल होती है जो अंदर की तरफ है, एक आउटर वाल है। इस पोर के अंदर की जो कैविटी है इसको हम बोलेंगे सब स्टोमेटल कैविटी, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब हमें यहाँ पर देखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी के सभी जो पोर होते हैं, स्टोमेटल पोर होते हैं, वो किडनी शेप्ड गार्ड सेल से क्या होते हैं? सराउंडेड रहते हैं। तो ये जो पोर और गार्ड सेल्स ये दोनों मिलकर कहलाता है स्टोमा, और बहुत सारे स्टोमा जो होंगे वो स्टोमेटा कहलाते हैं, करेक्ट। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा में आपको एटलीस्ट इतना ध्यान रखना होगा। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन लीफ। ये टॉपिक मतलब ये जो आप टॉपिक्स देख रहे हैं ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा एग्जाम में पूछा जा सकता है, बट आपसे ये नहीं पूछा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स या टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। जनरली हो सकता है आपसे
स्टोमेटा का टाइप पूछा जा सके, बट बहुत ही कम कंडीशन में। ये आपको सिर्फ नॉलेज के लिए रखना है ताकि आप आगे की आने वाली अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं उनको आप अच्छे से समझ सकें। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन लीफ, इस टॉपिक के अंदर हमें ये देखना है कि लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। देखिए स्टोमेटा जो लीफ पर प्रेजेंट होते हैं वो अपर लीफ पर भी और लोअर लीफ दोनों सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। देखिए एक तो होता है जैसे डोर्सी वेंट्रल लीव्स, ऐसी लीफ जिसके दोनों साइड, एक तो वेंट्रल और एक डोर्सल, दोनों लीफ, ये ऐसा जनरली आपको डाइकोट में देखने को मिलेगा। इनमें जो है लोअर साइड पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप आइसोबाइलेटरल लीव्स देखें, ये आइसोबाइलेटरल लीव्स जो होते हैं ये कहाँ पर होते हैं, ये मोनोकोट के अंदर, मोनोकोटिलिडन जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो आइसोबाइलेटरल लीव्स हैं उसमें क्या होता है, लोअर और अपर दोनों सरफेस पर आपको दिखाई देंगे इक्वल नंबर में जो स्टोमेटा होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा की पोजीशन क्या है, डोर्सी वेंट्रल लीव्स के अंदर जो कि डाइकोट के अंदर होता है ये लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं, और आइसोबाइलेटरल लीव्स यानी कि मोनोकोट प्लांट के अंदर अपर एंड लोअर दोनों सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये देख रहे हैं, ये जो आपको लीव्स दिखाई दे रही है ये है डोर्सी वेंट्रल, जैसे कि यहाँ पर डोर्सल साइड, ये नीचे वेंट्रल साइड, ये है आइसोबाइलेटरल लीव्स, ठीक है, इस तरह से इस कंडीशन में। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, अब जैसे कुछ फ्लोटिंग लीव्स होती हैं, फ्लोटिंग लीव्स यानी जो पानी के ऊपर तैरने वाली कुछ लीव्स आपने देखा होगा, उनकी अपर सरफेस पर पाए जाते हैं क्या, स्टोमेटा। कुछ सबमर्ज्ड होती हैं यानी पानी के अंदर डूबी हुई रहती हैं, उनके अंदर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो प्लांट के अंदर जो लीफ होते हैं, जो जल के अंदर जो डूबे हुए जो प्लांट हैं उनकी जो लीफ होती है, उन लीफ के अंदर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं या तो वो नॉन फंक्शनल होते हैं और या फिर एब्सेंट होता है उसमें। जीरोफिटिक प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो सनकिन टाइप होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सनकिन टाइप का मतलब ये समझ लीजिए, सेकंड टाइप का मतलब कि अंदर की तरफ धसे हुए रहते हैं। वो जो स्टोमेटा होंगे वो अंदर की तरफ धसे रहेंगे। इससे फायदा क्या होता है, एक्चुअली आपको पता है कि जीरोफिटिक कंडीशन यानी ऐसी कंडीशन है डेजर्ट कंडीशन, जहाँ पर पानी की वैसे ही वहाँ पर किल्लत है, वहाँ पर पानी के वैसे ही लाले पड़े हुए हैं। अब ये बेचारे पानी कहाँ से निकालेंगे, तो इसलिए इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है। वहाँ की जो लीव्स आपको दिखाई देगी वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ज़्यादातर आपको जो डेजर्ट में दिखाई देंगे प्लांट, वो या तो उनकी लीव्स फ्लैशी हो जाती हैं जिससे कि वहाँ पर ट्रांसपिरेशन कम हो, ठीक है, या फिर मतलब ऐसा मॉडिफिकेशन हो जाता है जिससे कि पानी कम लॉस हो, ठीक है, या फिर कांटे की तरह स्ट्रक्चर, लीफ जो है वो कांटे में, स्पाइन में चेंज हो जाती है, ठीक है। और जो स्टोमेटा उसमें प्रेजेंट होता है वो सनकिन टाइप यानी सेकंड टाइप स्टोमेटा आपको दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह के स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन यानी वाटर बहुत कम लॉस होता है। उसके बाद मैंने आपको कहा कि डाइकोट, अब हम बात करते हैं जितनी भी डाइकोट लीफ आपको दिखाई देगी उसमें स्टोमेटा स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे यानी बिखरे हुए, ठीक है। स्कैटर्ड फॉर्म में यानी जैसे ये स्टोमेटा कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर, मतलब पूरी तरीके से बिखरे हुए। लेकिन अगर आप मोनोकोट लीफ के अंदर देखें तो इसमें पैरेलली अरेंज रहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। ये पॉइंट ऐसे हैं जो कि एमसीक्यूज बेस पर पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको आप अच्छे से याद रखें। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन लीफ। अब आता है थर्ड टॉपिक, टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्टोमेटा किसी लीफ पर, लोअर सरफेस पर, अपर सरफेस पर, इसी के बेस पर इसको टाइप में डिवाइड किया। जैसे पहला है एप्पल टाइप। एप्पल टाइप में क्या है, व्हेन स्टोमेटा आर फाउंड लोअर सरफेस ऑफ लीफ, जब स्टोमेटा लीफ के, किसी भी लीफ के लोअर सरफेस पर पाया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये कंडीशन कहलाती है हाइपोस्टोमेटस। ये क्या कंडीशन कहलाएगी, हाइपोस्टोमेटस। और इस तरह का जो स्टोमेटा होगा वो एप्पल टाइप कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए एप्पल या वॉलनट। उसके बाद नंबर सेकंड पोटैटो टाइप। इस तरह के स्टोमेटा, व्हेन स्टोमेटा आर फाउंड मोर ऑन द लोअर सरफेस देन अपर सरफेस, जब स्टोमेटा लोअर सरफेस पर ज़्यादा पाया जा रहा है अपर सरफेस के कंपैरिजन में, यानी अपर सरफेस पर या लीफ का जो अपर सरफेस होता है उसमें कम स्टोमेटा है और लोअर सरफेस में ज़्यादा है, तो ये कंडीशन, इसको कहा जाएंगे हम पोटैटो टाइप, करेक्ट। एक होता है नंबर थर्ड ओट टाइप। इसमें क्या होगा, व्हेन स्टोमेटा आर फाउंड इक्वली लोअर एंड अपर सरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी कि जब आपने कोई लीफ देखी उसमें आपने देखा कि जितना स्टोमेटा अपर सरफेस पर है उस लीफ के, उसी लीफ पे मतलब कि उतना ही लोअर सरफेस पर भी है, तो अपर और लोअर दोनों जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है स्टोमेटा, तो उसको कहते हैं हम ओट टाइप। उसके बाद है वाटर लिली टाइप।
ठीक है। इसका एग्जांपल है पोटैटो, टोमेटो। और ओट टाइप में आप देखेंगे इसमें जो स्टोमेटा होता है वो इक्वली लोअर और अपर सरफेस में डिवाइड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वाटर लिली टाइप में क्या होता है, स्टोमेटा आर फाउंड ओनली अपर सरफेस ऑफ लीफ। लीफ की अगर सिर्फ अपर सरफेस पर स्टोमेटा पाया जा रहा है तो उसको हम कहेंगे वाटर लिली टाइप। उसके बाद नंबर 5 है पेटा मैंगेटन टाइप। पेटा मोंगेटन टाइप में क्या होता है, स्टोमेटा जो है वो एब्सेंट होता है और नॉन फंक्शनल होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट होते हैं जैसे हाइड्रिला, जैसे यानी कि जो जल में रहने वाले जो पौधे होते हैं जो डूबे हुए रहते हैं, सबमर्ज्ड होते हैं, उसमें जो है स्टोमेटा या तो नॉन फंक्शनल होता है या फिर एब्सेंट होता है। एक टॉपिक और है जो कि आपकी नॉलेज के लिए बेस्ट रहेगा, वो है डेली पेरियोडिसिटी ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। दोस्तों ये जो स्टोमेटा होते हैं क्या ये 24 घंटे मतलब कि खुले रहते हैं या बंद रहते हैं, इसमें यहाँ पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि अगर खुले रहते हैं, ओपन रहते हैं तो कितना। जैसे यहाँ पर ये जो देख रहे हैं पोर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पोर एक समय ऐसा आता है कि पूरा इसकी मैक्सिमम ओपनिंग होती है। ठीक है, एक समय ऐसा आता है कि खुला तो होता है लेकिन बहुत ही कम खुला रहता है। तो इसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है ये लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, सो द रेट ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन डज नॉट रिमेन द सेम ऑल टाइम। यानी कि 24 घंटे स्टोमेटा जो है पूरी तरीके से खुले नहीं रहते। मैं आपको बताता हूँ, देखिए स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सुबह की शुरुआत होती है, ठीक है, मॉर्निंग का टाइम है, तो उस समय बहुत ही कम, ठीक है, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी इतनी नहीं है। लेकिन जैसे ही 10 से 11 बजे के बीच 10 से 11 बजे के बीच उस समय स्टोमेटा पूरी तरीके से ओपन रहता है। उसका जो पोर होगा वो मैक्सिमम अपनी स्टेज पर होगा, पूरी तरीके से ओपन रहेगा। उस समय ट्रांसपिरेशन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लाइट ओपनिंग, ज़्यादा अगर स्टोमेटा का जो ये पोर है, ये स्टोमेटल पोर जितना ज़्यादा ओपन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, लाइट की इंटेंसिटी पर। ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी यानी धूप बहुत तेज़ लगेगी तो स्टोमेटा ज़्यादा ओपन होगा। ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं दोस्तों, इस डायग्राम की हेल्प से आप समझ सकते हैं, इसमें टाइमिंग दी गई है कि किस समय स्टोमेटा कितना होता है। पोर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि पोर इसमें कितना ओपन खुला हुआ है और किस समय कितना, यानी 24 घंटे का पूरा शेड्यूल दिया गया है। ये एक बेसिक नॉलेज के लिए है, ज़्यादा इसमें एग्जाम पेपर में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए। तो दोस्तों ये था पूरा टॉपिक स्टोमेटा का पार्ट 1 के लिए। और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म में हम देखेंगे स्टोमेटा, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन, फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। ठीक है, इससे रिलेटेड कई सारी जो थ्योरीज हैं जो एग्जाम पेपर में आती हैं वो सब पूछे जाती हैं, वो भी मैं बताता रहूँगा। तो क्वेश्चन ट्रांसपिरेशन पर किसी भी तरीके से आए हमें उसका रिप्लाई देना है अच्छे से। ठीक है, क्योंकि हमें पता रहेगा हम हर टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आएगा उसको हम डेफिनेटली कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस की नीड है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।